एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जब हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पढ़ना शुरू किया था उसी टाइम हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन किया था कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे नेचर में उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, इधर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स तीन तरह के हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। इन तीनों ही तरह के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, इनकी प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को समझ लेने की कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आखिर क्या होते हैं, और फिर इनके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और उनकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमें यह समझना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एक बात तो क्लियर है कि ये भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बने होते हैं। फिर इसमें ऐसी क्या खास बात होती है कि इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं और ये बाकियों से अलग क्यों होते हैं, किस तरह से अलग होते हैं। तो इसको समझने के लिए सीधा एक पॉइंट पे फोकस करेंगे हम लोग। वो पॉइंट ये है कि हाइड्रोकार्बन्स हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एरोमेटिक। उनमें अगर कुछ जो हम कैरेक्टरिस्टिक अभी पढ़ने वाले हैं, अगर कुछ खास तरह की कैरेक्टरिस्टिक होंगी तो उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल प्लेनर होने चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन जिसको एरोमेटिक होना है उसके मॉलिक्यूल को प्लेनर होना पड़ेगा, यानी टू डायमेंशनल होना पड़ेगा। इस प्लेनर से हमें क्या समझ में आता है, इसको क्लियर कर लेना चाहिए। प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको टू डायमेंशनल प्लेन पे ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे कि एक सर्कल, जैसे कि एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल। ये सभी शेप्स टू डायमेंशनल शेप्स हैं, इनको शीट पे ड्रॉ किया जा सकता है। और जो थ्री डायमेंशनल शेप होते हैं, जैसे कि स्फीयर, जैसे कि सिलेंडर, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड एटसेट्रा, इन सबको हम पेपर पे प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका शेप ही टू डायमेंशनल नहीं है, 3D में आता है इनका शेप। तो ऐसे शेप को 3D में ड्रॉ किया जा सकता है, 3D में बनाया जा सकता है। तो मॉलिक्यूल्स के शेप भी दो तरह के ग्रुप्स में होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका शेप प्लेनर होता है। जैसे प्लेनर शेप में बताऊं तो लीनियर शेप, हम लोगों ने जब VSEPR थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें बात की थी कि एक शेप होता है लीनियर शेप, वो प्लेनर होता है। एक शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, वो भी प्लेनर होता है, नाम में ही प्लेनर है। तो ट्राइगोनल प्लेनर, उसका शेप होता है कि 120 डिग्री पे ऐसे तीन बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से ये तीन बॉन्ड होते हैं, ये प्लेनर शेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरीके से स्क्वायर प्लेनर, इस तरह के कई शेप होते हैं जो प्लेनर होते हैं। और नॉन प्लेनर शेप में आते हैं टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल एटसेट्रा। ये सब नॉन प्लेनर शेप है, इनका शेप 3D में बना सकते हैं, 2D में नहीं। तो कहने का मतलब है कि पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। अच्छा, अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर क्या होनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो है साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसके मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और उनका साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो हमको यहां पे तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो पाई इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, दूसरा डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब है, तीसरा साइक्लिक डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब है। तो तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहले देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं उनको पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम सब जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, सिग्मा एंड पाई। और जब भी बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो अगर वो बॉन्ड सिग्मा हुआ तो वो दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और अगर वही बॉन्ड पाई बॉन्ड हुआ तो वो दो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं उनको पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या जो फ्यूचर में पाई बॉन्ड बना सकते हैं उनको भी पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो भी हम देख लेंगे, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है। अब डीलोकलाइजेशन का मतलब, डीलोकलाइजेशन का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। डीलोकलाइजेशन का मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लोकलाइजेशन ना हो, कोई फिक्स ना हो, मूव करता रहे, उसको डीलोकलाइज्ड कहते हैं, डीलोकलाइजेशन कहते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब हुआ मूव करना, एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं रहना, फिक्स्ड नहीं रहना, उसकी एक फिक्स्ड लोकेलिटी ना होना, उसकी लोकेलिटी एक जगह परमानेंट नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड है, हर जगह घूम रहा है, तो इसको डीलोकलाइजेशन कहते हैं। इसको एग्जांपल लेंगे, मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ अभी समझेंगे। और फिर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन समझ लेंगे। साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होता है कि ऐसा डीलोकलाइजेशन जिसमें मूवमेंट एक साइकिल में हो, एक रिंग टाइप की डीलोकलाइजेशन हो, तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। तो मुझे लगता है कि डीलोकलाइजेशन को समझ लेने के लिए हमें एक एग्जांपल ले लेना चाहिए, ज्यादा अच्छे से समझना है। तो अब जैसे कि देखते हैं कि मैंने एक फॉलोइंग यहां पर एक आयन बनाया हुआ है, कार्बोकेटाइन है, इस तरह से एक स्पीशीज है, ये एक आयन है।
इसमें हम देख सकते हैं कि यहां पर एक पाई बॉन्ड है, तो डेफिनेटली यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे पाई बॉन्ड में उनको पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। लेकिन उस पाई इलेक्ट्रॉन को तो हमने देख लिया, अब जरा इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। यहां देखते हैं कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, यानी कि कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस वजह से ये अनस्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज है ही, उससे तो और अनस्टेबल हो गया ये, तो अनस्टेबल कार्बन है। और हम जानते हैं किसी मॉलिक्यूल में अगर एक भी एटम अनस्टेबल हो जाए तो पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो उसी मॉलिक्यूल का तो हिस्सा है। एक फैमिली का कोई एक मेंबर भी अगर परेशान है तो पूरी फैमिली परेशान हो जाएगी। तो ये कार्बन परेशान है तो पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा तो ये होगा कि इसका चार्ज परमानेंटली गायब हो जाए, लेकिन वो अभी नहीं हट रहा है। तो क्या होता है, एक रेजोनेंस नाम का फिनोमिना होता है, इसमें रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस कैसे सकता है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है ना, वो यहां से हटके इन दोनों के बीच में आ जाएं। अगर इन दोनों के बीच से हटके वो इन दोनों के बीच में आ जाएंगे तो सिचुएशन क्या होगी, मॉलिक्यूल का थोड़ा सा अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो जाएगा। हम देखेंगे कि CH यहां पे अब सिंगल बॉन्ड बना और इस CH के साथ यहां डबल बॉन्ड बन गया इस CH2 के वाले में, तो यहां के इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गए, लेकिन इसमें तो इस कार्बन का लॉस हो गया। ये जो कार्बन है ये पहले इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में थे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे आ गए, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ गए। तो अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ? इसका हुआ। इस बीच वाले कार्बन का तो लॉस नहीं हुआ, पहले लेफ्ट साइड शेयर कर रहा था अब राइट साइड कर रहा है, इसको तो अपना काम मिली पूरा ही हो रहा है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पाई बॉन्ड यहां बन गया तो इसको प्लस चार्ज लेना पड़ेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका प्लस चार्ज गायब, क्योंकि अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहां से हट के इधर आ रहे हैं, तो इस कार्बन को ही तो मिल रहे हैं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन टोटल डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहां पर 2 बॉन्ड शेयरिंग हो रही है तो 4 2 6 और 2 8, यानी इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका तो है ही, लेकिन इस कार्बन का लॉस हुआ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हम इससे इस तरह से देखते हैं तो कम से कम ये तो स्टेबल हुआ, लेकिन अब ये अनस्टेबल हो गया। अब ये अनस्टेबल हो गया तो फिर से क्या कर सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ सकते हैं, तो वापस से पहले वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो फिर ये अनस्टेबल हो गया। तो लेकिन ये भी इसमें भी थोड़ी देर के लिए ये अनस्टेबल है, थोड़ी देर के लिए इसमें ये अनस्टेबल है। ऐसा लग रहा है कि ये अपना दुख बांट रहे हैं, पहले ये अनस्टेबल था तो इधर इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये अनस्टेबल हो गया, फिर इसने इधर भेज दिया तो ये स्टेबल हो गया तो ये अनस्टेबल हो गया। तो ये बेहतर सिचुएशन है, सारी परेशानी किसी एक को झेलनी पड़े, इससे अच्छा है वो परेशानी बांट ली जाए। तो थोड़ी थोड़ी परेशानी बांट ली, अभी पूरा मॉलिक्यूल इस वजह से थोड़ा सा बेटर स्टेबलाइज्ड होगा। पहले अकेला एक कार्बन था, परमानेंटली अनस्टेबल था, इधर से इलेक्ट्रॉन जब इधर जाता है तो थोड़ी देर इसको राहत मिलती है तो ये अनस्टेबल हो जाता है, फिर इधर इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो इसको राहत मिलती है तो फिर ये अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि ये 2 शेप इधर उधर कन्वर्ट होते रहेंगे। तो इस मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रक्चर हैं, एक ये वाला भी और एक ये वाला भी, एक बार पाई बॉन्ड इधर है, एक बार पाई बॉन्ड बीच में है। इस फिनोमिना को रेजोनेंस कहते हैं, इसके ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ये बात हम सब रेजोनेंस की अगर हम जानते हो तो हम समझ सकते हैं। अब रेजोनेंस तो हो रहा है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये रेजोनेंस क्यों हो पा रहा है? हम देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से टूट करके यहां आ गए। पाई इलेक्ट्रॉन क्यों टूट गए? क्योंकि पाई बॉन्ड क्यों टूट गया? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, उसको तोड़ना आसान है, इसीलिए वो यहां से यहां आ सकता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूटते नहीं है, इसलिए वहां के इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह टूट के, पाई इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पहले उनकी लोकेलिटी इन दोनों कार्बन के बीच में थी, अब लोकेलिटी चेंज हो गई है, दूसरे स्ट्रक्चर में उनकी लोकेलिटी इन दोनों कार्बन के बीच में, हम सब देख सकते हैं। तो क्या इस पाई इलेक्ट्रॉन की लोकेलिटी फिक्स्ड है? आर दे लोकलाइज्ड? सर्टनली नॉट, दे आर डीलोकलाइज्ड। वो मूव कर रहे हैं, और ये नहीं कि यहां से यहां आ गए तो अब यहीं पे रहेंगे परमानेंट, फिर यहां से वापस जाएंगे, फिर वहां से इधर वापस आएंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में वो डीलोकलाइज लगातार मूव करते जा रहे हैं, तो कभी फिक्स एक जगह टिक ही नहीं रहे हैं। जो नहीं टिक पाए वो डीलोकलाइज्ड है, दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। मुझे लगता है कि अब डीलोकलाइजेशन की बात समझ में आ गई होगी। तो जिस जिस मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन का इस तरह से मूवमेंट होता है वहां उसको कहा जाता है कि दिस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ व्हाट इज साइक्लिक डीलोकलाइजेशन? साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जाएं लेकिन एक साइकिल बनाए वो घूमते घूमते। क्या यहां पर क्या किसी तरह की साइक्लिक डीलोकलाइजेशन की फीलिंग आ रही है क्या? हम देख सकते हैं कि यहां बिल्कुल नहीं लग रहा है, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन टूट के यहां जा रहे हैं, वापस यहां से यहां आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में ही डीलोकलाइजेशन हो रहा है। साइक्लिक क्या होता? यहां से यहां जाते, यहां से फिर यहां जाते, फिर यहां से यहां जाते, फिर यहां से यहां जाते, फिर वापस यहां पे आते। जहां से चलना शुरू किया मूव करते 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 घूम के फिर वहां पे आते, फिर घूमते घूमते फिर मूव करके आते, यानी कि हर बार वो मूव करते जब तो एक साइकिल में घूमते। जब कोई चीज, जब पाई इलेक्ट्रॉन साइकिल में डीलोकलाइज होते हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक रिंग बनाते हैं घूमते घूमते, उसको साइक्लिक डीलोकलाइजेशन कहते हैं। यहां पे तो नहीं हो रहा है, किसी और स्ट्रक्चर में हो सकता है, वो वहां देखेंगे।
लेकिन कम से कम हमें ये डीलोकलाइजेशन और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन समझ में आ गया होगा, पाई इलेक्ट्रॉन हमें समझ में आ गया। तो अब एक साइक्लिक डीलोकलाइजेशन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उसके लिए हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है, 3 कार्बन की रिंग है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। वंस अगेन ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन है टूट करके इन दोनों के बीच में आ सकते हैं, इन दोनों कार्बन से बीच से हटके इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन जाएगा, इसका चार्ज गायब, लेकिन इस कार्बन का लॉस हो गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इस कार्बन को तो अभी भी पाई इलेक्ट्रॉन मिल ही रहा है इधर से, लेकिन इस कार्बन का लॉस हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, उसका चार्ज गायब, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको स्टेबल करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के वापस इधर आ सकते हैं, जैसे मैंने एरो बनाया है। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो इस बार लॉस किसका हुआ, इस बार लॉस इस कार्बन का हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसका स्टेबल हो गया, इस पे चार्ज गायब। फिर से इसको स्टेबल करने के लिए क्या हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आ सकते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आ गए, वापस इसमें क्या होगा, वापस पाई बॉन्ड इधर आ जाएंगे और उसका लॉस हो गया, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। 4 स्ट्रक्चर देखते हैं, ये चौथा स्ट्रक्चर तो पहले स्ट्रक्चर जैसा है। अब एक बार शुरू करते हैं दोबारा कहानी। देखो पाई इलेक्ट्रॉन घूम के वहाँ गए, डीलोकलाइज होकर, फिर डीलोकलाइज होकर के यहाँ आए और फिर डीलोकलाइज होकर के यहाँ आ गए। क्या हम तीनों स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जब यहाँ से यहाँ गए तो ये बना, फिर यहाँ से यहाँ गए तो ये बना, यहाँ से यहाँ गए तो ये बना, रिपीट हो गया स्ट्रक्चर। तो क्या हमें एक फीलिंग आ रही है कि पाई इलेक्ट्रॉन टूट के उधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, इस रिंग के अंदर, ट्रायंगल के अंदर घूम रहे हैं ये। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक, एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इसके अंदर ही घूम रहे हैं ये। तो इस तरह से ये साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हुआ। ओके, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसका अगर पहचान करनी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी मॉलिक्यूल दिया हो अगर उसमें पता करना है कि साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है या नहीं है, तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक ये है कि हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, सीधे सीधे आराम से उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे जब तक बनेगा। और अगर आखिरी स्ट्रक्चर पहले स्ट्रक्चर से मैच कर गया तो समझ जाना चाहिए कि इसमें साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि तभी आखिरी स्ट्रक्चर पहले स्ट्रक्चर से मैच करेगा। इसका मतलब साइक्लिक डीलोकलाइजेशन पहचान करने का है, ड्रॉ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड इफ द लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट मींस देयर इज अ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो दिस इज साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। लगता है कि अब पहली 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, दूसरा साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी देयर। तीसरी प्रॉपर्टी या तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया गया है, वो इसको जरा ध्यान से पढ़ें। कहा गया 4n+2 number of pi electrons involved in cyclic delocalization. 4n+2 number of pi electrons involved in cyclic delocalization. कितने pi electron cyclic delocalization में involved होने चाहिए, 4n+2। ये 4n+2 तो कोई नंबर ही नहीं हुआ। 4n+2 क्या नंबर होता है, नंबर तो 2, 3, 4 ऐसा कुछ होता है। 4n+2 क्या है, तो 4n+2 एक जनरलाइज्ड उसका फॉर्म लिखा गया है, एक एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक सीरीज है, उस सीरीज का जनरल फॉर्म है ये। इसमें हमें n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख के निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्मूले में n की वैल्यू जैसा कि कहा गया है कि आप ये रख सकते हैं, यानी कोई भी होल नंबर रख सकते हैं, तो इसमें एक होल नंबर रखते हैं, 0 रखते हैं, तो ओवरऑल ये नंबर क्या बनता है, 4 × 0 + 2 दैट इज 2। 1 रखते हैं तो आएगा ये 6, 2 रखते हैं तो 10, 14, 18, 22, 26 एंड सो ऑन। यानी कि जब कहते हैं कि 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में, तो इसका मीनिंग है कि वो ये कहना चाहते हैं कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या नहीं तो 6 होने चाहिए, या नहीं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, या नहीं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, या 18, या 22, या 26 एंड सो ऑन। इस सीरीज में 4-4 के गैप पे जो भी जो नंबर आते हैं, अगर वो उतने इलेक्ट्रॉन्स, उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में है तो ये माना जाएगा एरोमेटिक। अदरवाइज साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है लेकिन इनमें से कोई सा नंबर नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, तो फिर वो एरोमेटिक नहीं माना जाएगा, वो कुछ और होगा लेकिन एरोमेटिक नहीं होगा। यानी एरोमेटिक होने के लिए सिर्फ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन जरूरी नहीं है, काफी नहीं है। साइक्लिक डीलोकलाइजेशन कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कितने इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का हो, या तो 6 का हो, या 10 का हो, या 14 का हो, या 18 का हो, इस सीरीज में से कोई सा एक नंबर हो। इतने इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई होप ये भी रूल काफी क्लियर हो गया होगा, एक बार रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेके अगर हम समझने की कोशिश करें तो अब शायद हम बेहतर समझ पाएंगे। तो कुछ मैं मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करता हूं, देखते हैं कि वो एरोमेटिक हैं या नहीं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम इसका ही देखते हैं। ये हमारे पास जो भी कुछ है देखते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है। इसके लिए शर्त ये है कि ये साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है वो भी समझ लेंगे। पहले देखते हैं, एक बात पहले हमें मान लेनी चाहिए कि ये प्लेनर है, जो भी है ये प्लेनर है, तो ये हमें मान के चलना पड़ेगा, प्लेनर है ये।
अब क्योंकि मैंने एक एग्जांपल ही ऐसा लिया है कि जो प्लेनर हो, तो ये प्लेनर एक स्पीशीज हमारे पास एक आयन है, इसमें इस तरह से रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका जिस तरह से फॉर्म होगा मैं एक बार ड्रॉ करता हूं, बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम खुद से भी ड्रॉ कर पाएंगे शायद देख देख के, हमें रेजोनेंस आना चाहिए। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बगल वाले का पाई बॉन्ड इधर से टूट सकता है, इधर वाला से भी हम कर सकते हैं शुरू, हमारी मर्जी है, हम इधर से करें या इधर से करें, मैंने इधर से किया है, तो हम इधर से करेंगे तो पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि डीलोकलाइजेशन शुरू हो गया है। लेकिन क्या ये साइक्लिक है, समझते हैं। अब अगला पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है, तो एक और नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा इस वजह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहां पाई बॉन्ड होगा, यहां पहले से था ही, यहां पहले से था ही, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, फिर यहां से ये यहां आएगा और फिर यहां से यहां घूमेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज, फिर इधर से उधर जाएगा, फिर इधर पॉजिटिव चार्ज, फिर इधर से इधर जाएगा। मुझे लगता है कि अगर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम देख पाएंगे कि इसमें साइक्लिक डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। तो मैंने ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। अब देख सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस हुआ इधर से, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर इसमें इधर से रेजोनेंस हुआ तो ये आ गया, फिर इसमें इधर से रेजोनेंस हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसमें फिर से रेजोनेंस करवाया तो ये स्ट्रक्चर आ गया। और ये इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है ये पहले वाले स्ट्रक्चर जैसा ही एग्जैक्टली, यानी कि जो मैंने बात की थी शुरू में कि अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाएं और करते करते एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा आ जाए जो फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैच करता हो, एग्जैक्टली उसका आइडेंटिकल हो, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें तो पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हुआ है। रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो साइकिल में एक तरह से घूम रहे हैं, टोटल इस तरह से हम देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये कभी इधर टूट जाता है, कभी ये वाला टूट जाता है, कभी ये वाला टूट जाता है, हम देख सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये दो, इधर के दो इलेक्ट्रॉन और इधर के दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो रिंग पे घूम रहे हैं और वो इसमें साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में हैं। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस सीरीज में 6 आता है, इन्होंने कहा है या तो 2 हो या तो 6 हो या तो 10 हो या फिर इस सीरीज में कोई और हो, इस तरह से। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो इस रूल को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें कि ये कहा गया है कि उसमें 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि इनमें से कोई सा पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन भी है, तो ये जो है ये एरोमेटिक होगा। तो दिस इज एरोमेटिक। ठीक इसी तरीके से जो एग्जांपल हमने यहां लिया था ये भी एरोमेटिक होगा, क्योंकि साइक्लिक डीलोकलाइजेशन तो इसमें है ही, वो प्रूफ ही कर चुके हैं। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है, वही घूम रहा है बार बार। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, तो यानी कि ये भी एरोमेटिक होगा। तो इस तरह से ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं तो बात पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं इस स्पीशीज का, इस आयन का। इस बार ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है। अगर हम रेजोनेंस को ठीक अच्छे से जानते हैं तो हम समझ पाएंगे कैसे। इस बार लोन पेयर है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड के साथ है, तो यहां पे भी रेजोनेंस होता है। इस बार ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल है। तो क्या होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को दूर भेजना चाहता है तो वो इधर भेज देता है, लेकिन उसकी वजह से जब यहां पे पाई बॉन्ड आने लगेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीचों बीच आ गए, यानी कि एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है 2 कार्बन के बीच में, तो वो बॉन्ड बन जाता है, शेयरिंग होने लग जाएगी, यहां एक बॉन्ड बनेगा। इस बनने की वजह से इस पाई बॉन्ड को मजबूरन टूट के इधर शिफ्ट होना ही होगा, क्योंकि यहां पे साइमल्टेनियसली 2 पाई बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता, क्योंकि ऑलरेडी इधर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ऐसा अगर करे कि इधर भी पाई बॉन्ड बना ले, इधर भी पाई बॉन्ड बना ले, तो 4 बॉन्ड यही हो गए। एक हाइड्रोजन के साथ बना ले तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, जो 5 बॉन्ड नहीं चाहता, इसलिए इसको ये पाई बॉन्ड तोड़ के उधर भेजना पड़ेगा। अगर वो इधर आता है तो इधर टूट जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगला स्ट्रक्चर इसमें बनेगा कि यहां पाई बॉन्ड आ गया, ये इलेक्ट्रॉन टूट करके इधर आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज, उसका तो हट गया चार्ज, क्योंकि उसने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। लूज करने से इसका चार्ज अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आता है, पहले से नेगेटिव था तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया, नेट चार्ज इधर कुछ बचा नहीं। लेकिन इधर से टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और जब इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन पे आ गए हैं तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन गया। आगे फिर ये आगे इधर भेज सकता है, तो फिर इस पाई बॉन्ड को टूट के इस पे आना पड़ेगा। तो जब इधर आएगा तो इसका एक नया स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर आएगा। इस बार ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया और पाई बॉन्ड यहां बन गया। फिर ये आगे भेज सकता है इधर की तरफ, तो ये टूट करके वापस इस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे। तो एक और स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा, वो स्ट्रक्चर आएगा कि इस पे 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। और ये वाला स्ट्रक्चर तो पहले वाले स्ट्रक्चर जैसा है एग्जैक्टली, यानी कि साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होता है। यहां पे भी हम देख सकते हैं साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये बात तो प्रूफ हो गई। तो क्या ये एरोमेटिक होगा, इसको देखने के लिए ये भी देखना पड़ेगा कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्या वो देखने के लिए कैसे काउंट करेंगे, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहां पर। कुछ लोग अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पाई बॉन्ड तो एक ही है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वही घूम रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखें, सिर्फ यही नहीं घूम रहा है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस लोन पेयर में, ये भी तो घूम रहे हैं, ये भी तो डीलोकलाइज हो रहे हैं, कभी इधर से इधर आ रहे हैं, फिर इधर से इधर जा रहे हैं। और जब इधर से इधर आ रहे हैं तो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये पाई बॉन्ड बन गया, और फिर ये आगे टूट गए, फिर इधर बन गए, फिर इधर से आके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं।
और मैंने बताया था पाई इलेक्ट्रॉन बताते वक्त कि पाई इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं या जो पाई बॉन्ड बना सकते हैं, तो इनको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दो यहां पे दो यहां पे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है कितने का, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का। तो क्या इस हिसाब से इसको एरोमेटिक होना चाहिए? नो। एरोमेटिक होने के लिए या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 6, या तो 10, या तो 14, या तो 18 इस सीरीज में होने चाहिए। 4 तो इस सीरीज में कहीं नहीं आता, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। दिस इज नॉट एरोमेटिक। मुझे लगता है ये बात भी अब क्लियर हो गई होगी। तो ये बस एक खास बात होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स में और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में कि ये 3 खास कैरेक्टरिस्टिक जिन जिन हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं, कंपाउंड्स में होते हैं, उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। आई होप ये क्लियर है। और ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करके हमें दिया हकल ने, इसीलिए इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को हकल रूल कह दिया जाता है कि जो जो कंपाउंड में हकल रूल के हिसाब से 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो एरोमेटिक होगा, जिनमें ये नहीं होंगे वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो यह हकल रूल भी कहलाता है, हकल रूल के नाम से फेमस है। कौन से हकल रूल क्या है? ये 3 प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, cyclic delocalization should take place, and 4n+2 number of pi electrons should take 4n+2 number of pi electrons should be there in cyclic delocalization। यानी कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं। तो ये हकल रूल कहलाता है। तो द कंपाउंड्स विच ओबे हकल रूल आर एरोमेटिक, विच डू नॉट ओबे हकल रूल आर नॉन एरोमेटिक। मुझे लगता है कि अब ये बात भी अब क्लियर हो गई होगी। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की डिस्कशन हमारी यहां पे आके रुकती है। मुझे लगता है कि अब हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब समझ चुके हैं। अब दुनिया में हमारे नेचर में बहुत तरह के हाइड्रोकार्बन हैं जो एरोमेटिक होते हैं। हम सबके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो बहुत कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है बेंजीन। उसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है। तो अब बेंजीन की पढ़ाई चालू करते हैं और बेंजीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज भी हमें पढ़नी है। इसके साथ ये हाइड्रोकार्बन का हमारा पूरा चैप्टर कंक्लूड होगा। तो बेंजीन हम लोग पहले से ही जानते हैं, नोमेनक्लेचर के टाइम पे इसको देख चुके हैं कि ये 6 मेंबर्ड रिंग होता है कार्बन का और इसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट, इस तरह से। ये है बेंजीन। इसमें ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड है, तो तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन करके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये इस रिंग में अपनी जगह पे फिक्स्ड नहीं रहते, जैसा मैंने ड्रॉ किया है, ये घूमते रहते हैं रिंग में। इसलिए बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर भी बन सकता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ये वाला इधर आ जाएंगे, ये वाले इधर आ जाएंगे। तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं, ये वाले यहां आ सकते हैं, ये वाले वहां आ सकते हैं, तो फिर से ये बन जाएगा, फिर वो घूम के इधर से इधर। यानी कहने का मतलब ये कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस रिंग के अंदर साइकिल में घूम रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो गया। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो गया। इसका मतलब बेंजीन एरोमेटिक है। प्लेनर तो ये होता ही है। तो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये बेंजीन के ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इन्हें केक्यूले स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है, क्योंकि केक्यूले ने सबसे पहले एक तरह से हमें बताया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो इनको केक्यूले स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। तो बेंजीन के 2 केक्यूले स्ट्रक्चर ये इस तरह से ये हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। इसमें हमें एक बात और समझ लेनी चाहिए कि जितने भी बेंजीन में जो 6 कार्बन हैं, सब कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी होता है। ये अलग बात है कि हम उसको शो नहीं करते, क्योंकि हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो अंडरस्टूड माना जाता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो सभी बेंजीन पे ये एक एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का इसलिए हो जाता है C6H6। 6 कार्बन, सब पे एक एक हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन भी हो जाएंगे, C6H6। ठीक है। और इस हिसाब से हम ये भी देख पाएंगे कि बेंजीन में जितने भी कार्बन है सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्योंकि जैसे इस कार्बन के देखें तो कितने बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड इसने, एक हाइड्रोजन के साथ इधर, एक इधर और एक इधर। इधर डबल बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा तो एक ही होगा, एक तो पाई होगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पर इस पे है नहीं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसे करके चेक करें तो 6 कार्बन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यानी कि बेंजीन में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और सब पे एक एक हाइड्रोजन है। ओके, इस तरह से बेंजीन का ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रॉपर्टीज। उसके बाद पहले प्रिपरेशन, बेंजीन की प्रिपरेशन की कुछ मेथड्स हमें सीख लेनी चाहिए। तो एक मेथड तो वही है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज के टाइम पे, वो थी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। हमने देखा था वहां कि इथाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करते हैं तो बेंजीन बनता है। हमें 3 मॉलिक्यूल इथाइन के चाहिए, तो उससे एक बेंजीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इथाइन का करके बेंजीन बना सकते हैं। पहली मेथड यही हो जाएगी प्रिपरेशन की। तो इसमें क्या चाहिए हमको, 3 मोल्स ऑफ इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब या रेड हॉट आयरन। हमें आयरन चाहिए, आयरन मेटल काफी गर्म होना चाहिए, एट 873 केल्विन पे होना चाहिए निकी। तो अपने आप बेंजीन बन जाएगा, तीनों पॉलीमराइज हो जाते हैं और ये बेंजीन बना देते हैं। ये हमें याद रखना है इस रिएक्शन को। फिलहाल बस इतना ही कि इथाइन पॉलीमराइजेस टू फॉर्म बेंजीन। तो ये एक मेथड हो गया।
नेक्स्ट मेथड भी हम लोग कुछ कुछ जानते हैं, यह है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एक कंपाउंड है, उसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो बेंजीन बनेगा। बेंजोइक एसिड ये है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर COOH लगा हो तो इसे बेंजोइक एसिड कहा जाता है। COOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर वो बेंजीन पे लगे तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। ये तो बेंजोइक एसिड है। सोडा लाइम हम लोग जानते हैं, सोडा लाइम उसके साथ हीट कर देंगे, इसमें भी वही होगा कि ये यहां से COOH टूट के अलग हो जाएगा, एक H यहां लग जाएगा बस, तो बेंजीन बचा प्लस में Na2CO3। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन है। मैं यहीं पर एक बात और बता दूं, ये COOH हो सकता है या COONA हो सकता है या COOK हो सकता है, मतलब इसका सॉल्ट भी हो सकता है। तो बेंजोइक एसिड हो या उसका सॉल्ट हो, उसको सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। तो बेंजोइक एसिड हमें पता होना चाहिए। अब एक आखिरी मेथड रह गई हमारे पास बेंजीन बनाने की, वो है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन हम जानते हैं, पहले फिनॉल समझ लेना चाहिए। फिनॉल ये चीज होती है, बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हो तो फिनॉल। अभी हमने देखा बेंजीन के ऊपर अगर COOH लगा हो तो बेंजोइक एसिड और OH लगा हो तो फिनॉल कहते हैं इसे। तो इसका रिडक्शन करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम जानते हैं ना, तो ये रिडक्शन करना है जिंक मेटल के साथ। इसको अगर हम हीट कर देंगे तो क्या होगा कि यहां से ये पूरा OH टूट के अलग हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन यानी कि रिमूव हो गया स्पेस से, इसीलिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, तो ये रिडक्शन कहलाता है। तो यहां से OH हट जाएगा बस, और ये हमारा बेंजीन बन गया। यहां पे H लग जाएगा OH की जगह, तो ये बेंजीन बन गया, और बाय प्रोडक्ट में ZNO, वो ऑक्सीजन जिंक के साथ चला गया। तो ये इस तरीके से हमारा बेंजीन बन गया। तो ये हमारे मेथड्स हैं बेंजीन बनाने के, 3 मेथड्स। हमें तीनों मेथड्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना चालू करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।